हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो अब हम लोग सारी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब जो वीडियोस हमारी आएंगी वो जो सचिवालय आर ओ ए आर ओ 2026 होने वाला है, इसको टारगेट करके पीसीएस 2026 जो प्री होने वाला है, इसको टारगेट करके लोअर पीसीएस जो 2026 होने वाला है, इसको टारगेट करेंगे। यानी अब जो हमारी वीडियोस होंगी वो इन एग्जाम्स को टारगेट करके बनाई जाएंगी। ना तो इसमें चैप्टर वाइज होगा, ना तो टॉपिक वाइज। हाँ, इसमें ये होगा कि जो एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो चाहे क्रोनोलॉजी हो या महत्वपूर्ण पुस्तक हो या कोई अन्य चीज विविध में से देख लिया जाए, तो इन सभी को हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके कोशिश करेंगे आने वाले 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट कर लें। तो आई होप आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा, कम से कम अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस में जो 150 क्वेश्चन प्री में आते हैं जीएस के, तो 150 में से लगभग 80 क्वेश्चन इसमें इन्हीं क्लासेस से देखने को आपको मिल जाएंगे। ये दावा नहीं, ये पूरा अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्री और मेंस सब दे चुका हूँ, तो मुझे मालूम है दो दो बार। तो देखिए, 150 में से लगभग 80 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक को शुरू करते हैं टॉपिक वाइज अब हम लोग। तो आज की टॉपिक है हमारी सामाजिक सामाजिक सुधार अधिनियम। तो जो भी भारत में सामाजिक सुधार अधिनियम आए हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, हम लोगों को क्रोनोलॉजी देखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है सती प्रथा उन्मूलन 1829 ईस्वी में। उसके बाद आता है दास प्रथा उन्मूलन 1843 ईस्वी में। उसके बाद आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। फिर आता है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। उसके बाद आ जाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। फिर आता है शारदा अधिनियम 1929 में। तो ये था पूरा क्रोनोलॉजी। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। चलिए ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं। तो देखिए, इसकी क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है। पहले आता है सती प्रथा वाला, फिर आता है दास प्रथा उन्मूलन वाला, फिर आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह वाला, फिर आता है नेटिव मैरिज एक्ट वाला, और लास्ट में आता है शारदा एक्ट। तो सबसे पहले 1829 में सती प्रथा, और लगभग 1843 में दास प्रथा, और हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह वाला एक्ट है, ये लगभग 1870-72 के आसपास। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट आता है, फिर आता है शारदा 1929 वाला। तो ये सारे एक्ट हैं, इनकी क्रोनोलॉजी है। चलिए अब इन लोगों की डिटेल में देखते हैं कि इनमें किस अधिनियम में कौन सी बात कही गई है, कौन सा गवर्नर भारत का था उस समय। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 के विषय में। देखिए, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। इनके पीछे लॉर्ड वार्ड मत लगाओ, क्योंकि इन लोगों ने भारत का विनाश ही किया है, विकास नहीं किया है। तो लॉर्ड वार्ड को गोली मारो। तो देखिए, सती प्रथा वाले एक्ट के टाइम जो गवर्नर रहता है भारत का, वो रहता है विलियम बेंटिक। दूसरी चीज ये 1829 में आती है, इसी को लेकर तो 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं इसका भी मेन रोल रहा है, इस एक्ट का। इसका विषय क्या था कि सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। सती प्रथा वही जो एरड़ अभिलेख में साक्ष्य मिलता है गुप्त काल वाले की, इस भारत में सती प्रथा की शुरुआत हो गई। मतलब आप मंगल पांडे मूवी है, उसमें देखेंगे कि जब कोई भी पुरुष मर जाता है, तो उसकी जो विधवा पत्नी है, वो अपने पति की चिता के साथ जल जाती है। तो इसी को कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का प्रभाव क्या था कि महिलाओं के जीवन के अधिकार की रक्षा शुरू हुई। सामाजिक सुधार की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम हुआ, क्योंकि जब सती प्रथा रोकी गई, जाहिर सी बात है, अगर कोई पति मरता है, पति के साथ पत्नी मर जाती है,
तो उनके जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल कौन करेगा? और आप लोग खुद ही जानते हैं कि ये समाज क्या करता है, समाज उसी को लूटता है जो लूटा हुआ होता है। तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा एक्ट था जो सती प्रथा पर रोक लगाया। फिर आइए देखते हैं दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1843 के विषय में। देखिए, दास प्रथा उन्मूलन के टाइम जो गवर्नर जनरल रहता है वो है एलन ब्रो। 1843 ईस्वी में आता है और इसका विषय ही है कि दास प्रथा का उन्मूलन करना, यानी जो मानव की खरीद बिक्री हो रही थी कि गुलाम के तरीके से, इसको भारत में पूरी तरीके से रोक दिया जाए। यह भी एक अच्छा कदम था। क्यों? कि दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मानव स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, मतलब कहीं न कहीं ये ह्यूमन राइट्स वाला केस आ गया। अभी तक मानव के खरीद और विक्रय वाला सामान समझा जाता था और अधिकांशतः जो निम्न जाति के लोग थे भारत में, उन्हीं की खरीद बिक्री होती थी, तो ये भी बहुत गलत है। फिर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के टाइम पे आता है, यानी उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग रहता है। दूसरी चीज इसका विषय था कि विधवा विवाह की अनुमति। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सती प्रथा में क्या हुआ कि विधवा पत्नी अपने पति की चिता के साथ जल जाती थी, लेकिन जब सती प्रथा पर रोक लग चुकी है तो जो स्त्री विधवा हुई है तो जरूरी नहीं कि वो एजेड ही हो। ऐसा भी होता था कि पहले जो है जमींदार वगैरह से घर वाले बहुत एजेड जमींदार के साथ बहुत कम उम्र की लड़की का विवाह कर देते थे, तो इससे उसकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। अब लेकिन जब से ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया तो इससे जो कम एजेड वाली लड़कियां होती थी विधवा, उनके पुनर्विवाह के लिए मार्ग खुल जाता था और कोई दिक्कत ही नहीं थी। कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा कदम था। तो विधवाओं के पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। फिर है नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो नेटिव मैरिज एक्ट में क्या है, देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट जो है लॉर्ड मेयो के टाइम पर आया। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था नेटिव मैरिज एक्ट के समय। दूसरी चीज नेटिव मैरिज एक्ट का विषय था कि अंतर जातीय एवं अंतर धार्मिक विवाह की स्वीकृति, यानी कह सकते हो कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैश्य में विवाह कर सकता है और हिंदू मान लीजिए मुस्लिम में विवाह कर सकता है। तो ये अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह की जो अनुमति देने वाला एक्ट है वो है नेटिव मैरिज एक्ट। इससे क्या हुआ कि विविध समुदायों के बीच विवाह की कानूनी मान्यता मिली और कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सौहार्द के साथ साथ सांप्रदायिकता का भी कारण बना, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते सहिष्णु। फिर है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 जब आता है तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल रहता है लैंसडाउन। 1891 में आता है। इसका विषय क्या था कि बालिकाओं के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 12 वर्ष, यानी सहमति मतलब विवाह की। तो जो लड़की 12 वर्ष की हो गई है उसका विवाह होगा और 12 वर्ष से कम की जो आयु वाली हैं उनका विवाह नहीं हो सकता है। आप लोगों ने जैसा कि सुना ही होगा कि अभी जो है आजादी के पहले भी भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, यानी पता चला लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, उसको कुछ मालूम हो या ना मालूम हो लेकिन उसका विवाह ही करा देते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है बाल विवाह पर रोक का एक प्रयास शुरुआती था। फिर भी 12 वर्ष जहाँ पर पैदा हुए बच्चे का विवाह हो रहा है, अगर वहाँ 12 वर्ष की एक सीमा बांध दी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक असर था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में निर्धारित की गई कि जो महिला होगी उसकी एज कम से कम, महिला नहीं बालिका, क्योंकि जो बालिका होगी उसकी अगर एज 12 वर्ष से कम है तो उसका विवाह नहीं हो सकता। अच्छा, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हुई, यानी बालिकाओं का स्वास्थ्य हुआ, बालिकाओं की सुरक्षा ये सभी मजबूत हो गई। फिर है शारदा एक्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। तो शारदा एक्ट के समय जो भारत का वायसराय था वो था इरविन। तो इरविन के टाइम पे ये एक्ट आता है, 1929 में आता है, 1930 में लागू हो जाता है।
इसका विषय था बाल विवाह पर रोक। जैसे आज हमारी सरकार कर रही है बाल विवाह पर रोक, सेम इसका भी वही काम था। और लड़कों के लिए न्यूनतम विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह की आयु 14 वर्ष। यानी लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14 वर्ष इसने किया। जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 था, उसी में 2 वर्ष बढ़ा दिया गया लड़कियों की आयु। तो ये देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे बाल विवाह को रोकती जा रही है। वो ब्रिटिश काल से ही बाल विवाह रोकने की परंपरा शुरू हुई और आज तक लागू है। अब तो मुझे जहाँ तक मालूम है वो 21 कर दी गई है लगभग। तो ये एक अच्छा प्रयास था जो समाज सुधार के लिए किया गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के विषय में। तो जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, यहाँ ये देखिए ये ग्रंथ है और ये रचनाकार हैं। तो सबसे पहले है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र लिखा है भद्रबाहु जी ने। फिर है स्यादवाद मंजरी, ये लिखे हैं मल्ली सेन ने। फिर है न्याय अवतार, ये लिखा है सिद्धसेन दिवाकर ने। फिर है न्याय दीपिका, ये धर्मभूषण ने लिखा। फिर है पंचास्तिकाय, इसकी रचना की है पदम नंदी ने। फिर है परिशिष्ट पर्वन, इसकी रचना की है हेमचंद्र ने। फिर है द्रव्य संग्रह, नेमिचंद्र ने लिखा। फिर है तत्वार्थ सूत्र, ये लिखा है उमा स्वामी ने। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है, पहला है कल्पसूत्र भद्रबाहु वाला, दूसरा है स्यादवाद मंजरी मल्ली सेन जी वाला, फिर है परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र जी वाला। ये तीनों कम से कम आप लोगों को याद रहने चाहिए। बाकी इसको रिवाइज करते चलिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाए। और आशा करता हूँ कि आप लोग ये हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे और लोगों को भी ये लाभ मिल सके। क्योंकि देखिए हम जो भी कुछ करेंगे उसमें आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।